Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why did the business class participate in the civil disobedience movement? यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि बिजनेस क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट था और उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था. लेट्स सी द पॉइंटर्स. फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. Due to the Great Depression, there was a sharp decline in production, exports and fall in income of the business class. Indian exports and imports nearly halved. अब ग्रेट डिप्रेशन होता है, एक यूएसए में होता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे भी. उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट्स होते हैं और इनकम होती है, ये तीनों ही गिर जाते हैं, बहुत डिक्लाइन होता है इनमें. और जो इंडियन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं ये भी डिक्लाइन होते हैं. इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लॉस किसे होता है? बिजनेस क्लासेस को लॉस होता है. Second point is colonial restrictions. There were many quantitative and qualitative controls on the Indian industries which were hindering their growth. Indian markets were being flooded with Manchester goods, whereas Indians were not permitted free trade. अब बहुत सारे कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस थे ओवर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर मेकिंग एंड सेलिंग. इसकी वजह से उनका जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा हिंडर कर रहा था, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था. जो इंडियन मार्केट्स थे उनमें मैनचेस्टर गुड्स आपको इजीली अवेलेबल हो रहे थे इंडियन मार्केट्स में, और जो इंडियन गुड्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था. दे वर इवन नॉट परमिटेड फॉर द फ्री ट्रेड. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था टू द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड दे वर नॉट एबल टू ग्रो. Third point is expansion of business. During World War I, Indian merchants and industrialists had made huge profits and became powerful. Keen on expanding their business, they now reacted against the colonial policies that restricted business activities. They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. अब जो बिजनेसमैन थे वो चाहते थे कि हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड करे. इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि बिजनेस एक्सपैंड करे. वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडियन मर्चेंट्स का बिजनेस एक्सपैंड करता है और वो प्रॉफिट्स कमा करके एक पावरफुल पोजीशन गेन कर लेते हैं इन दी सोसाइटी. इसके बाद वो चाहते थे कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड करे, बट ड्यू टू कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस वो पॉसिबल नहीं था. दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन. वो प्रोटेक्शन चाहते थे अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड. जो भी टैरिफ्स एक्सेट्रा से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है वो प्रोटेक्शन चाहते थे. एंड दे वॉन्टेड एक रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो चाहते थे जिससे कि ईजी फॉरेन ट्रेड हो और इम्पोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके. Fourth point is interpretation of Swaraj. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. अब डिफरेंट सोसाइटीज़ ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया एंड दे हैड देयर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज. सबके लिए स्वराज का मतलब अपना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन था. बिजनेसमैन के लिए इंटरप्रिटेशन ये था कि वो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस को अनफॉलो करें या कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर से हट जाए और उनकी ट्रेड और इंडस्ट्री फ्लरिश करे विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.